एक खूबसूरत लेडी बॉस के साथ रंगीन रात बिताने के बाद मुझे कंपनी से लात मारकर बाहर कर निकाल दिया गया। लेकिन किसे पता था कि 7 महीने बाद उसके मम्मी पापा सीधे 5 मिलियन 50 लाख कैश लेकर मेरे सामने आ जाएंगे और मुझसे दामाद बनने की भीख मांगेंगे। काफी माथापच्ची के बाद पता चला कि वो लड़की न केवल कोमा में जाकर कोमा की मरीज प्लांट बन चुकी है, बल्कि उसके पेट में मेरा ही बच्चा पल रहा है। अब भी हम कोर्ट मैरिज करने की तैयारी में ही थे कि अचानक मेरे दिमाग में एक गोल्डन फिंगर सिस्टम जाग गया और ताकतवर बनने का इकलौता तरीका ये था कि मुझे अपनी उस कोमा वाली बीवी के अंदर कोई ना कोई फीलिंग्स जगानी होंगी। पलंग पर लेटी हुई वन वॉन को देखते हुए भले ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़े चुका था, पर उसकी खूबसूरती अब भी होश उड़ाने वाली थी। उसकी माँ चाहे कितना भी रोती चिल्लाती, बेड के पास लगी मशीन में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो जैसे किसी ऐसी गहराई में खो चुकी थी जहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता था। तभी मैं अचानक आगे बढ़ा और अपनी भौहें उचकाकर टेस्ट करने के लिए बोला, मेरी और वन वैन की शादी के बाद मैं उसे कभी भी किस तो कर सकता हूँ ना। वन जियानगुओ ससुर मुझे टकटकी लगाए देख रहे थे। उनकी आंखों में किसी चमत्कार की उम्मीद थी। उन्होंने जोर से सिर हिलाया और कहा कि हाँ कर सकते हो। तभी मैंने आगे बढ़कर उसे किस किया, लेकिन मशीन पर चल रही लाइन अब भी एकदम सपाट और शांत थी। इसी बीच सरकारी दफ्तर के लोग घर आ गए और पहले से तैयार फोटो पर स्टैंप लगाकर हमारी शादी पक्की कर दी। जैसे ही वो लाल किताब मेरे हाथ में आई, मेरे दिमाग के अंदर अचानक एक रोबोट जैसी आवाज गूंजी, टिंग। फीलिंग सिस्टम पूरी तरह चालू हो चुका है। जब भी आप वन वन के अंदर कोई भी फीलिंग जगाएंगे, आपको फीलिंग पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप लॉटरी निकाल सकते हैं। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने मन ही मन चिल्लाकर कहा, सिस्टम भाई जल्दी से मेरा वेलकम गिफ्ट पैक चालू करो। अगले ही पल एक गर्माहट का एहसास मेरे दिमाग में तेजी से फैला। बधाई हो, आपकी मेंटल पावर भयंकर इस लेवल की हो गई है। जैसे ही मेरी याददाश्त बहुत तेज हुई, मेरे दिमाग में उस रात की एक एक बात साफ हो गई। वन वॉन उस रात सच में वर्जिन थी। अभी मैं इस बात को समझ ही रहा था कि ससुर वन जियानगुओ ने एक और बड्ढा बम फोड़ा। उनकी आंखों में चमक थी और उन्होंने साफ कहा, अब से तुम दोनों पति पत्नी हो। अगर वन वान होश में आ गई तो मैं तुम्हें सीधे 1 बिलियन 10 करोड़ हेड दूंगा। यह सुनते ही मेरी सांसें अटक गईं। मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए उन्हें ससुर जी बुलाना शुरू कर दिया और अपनी छाती ठोककर कसम खाई कि वन वान को एकदम अच्छे से रखूंगा। इसके बाद सासू मां ने कहा कि मैं अपना किराए का कमरा तुरंत खाली कर दूं और सीधे बड्ढे बंगले में रहने आ जाऊं। अब से मुझे कोई काम नहीं करना था, बस अपनी बीवी के पास बैठकर बातें करनी थी। लेकिन उस वक्त मेरे मन में एक बद्धा सवाल चल रहा था, इतनी बद्दी और कूल दिखने वाली लड्डा की अचानक इस हालत में कैसे पहुंच गई। वन जियानगुओ मेरा शक समझ गए। उन्होंने दुखी होकर एक लंबी सांस ली और बताया कि वो बस अचानक फिसल कर गिर गई थी, जिससे सिर में चोट लगी। हॉस्पिटल के सारे चेकअप सही आए, पर वो होश में नहीं आ रही। जब मैं वहां से निकला तो कमरे में सिर्फ वो दोनों मियाँ बीवी बचे थे जो बेबसी में आहें भर रहे थे। सासू माँ ने घबराकर पूछा कि क्या ये अजीब तरीका काम करेगा, तो वन जियानगुओ ने दांत भींचते हुए कहा, अब तो आखिरी रास्ता यही है। वन वान जैसी हसीन लड्डचकी को देखकर कोई भी पति खुद को रोक नहीं पाएगा। क्या पता इसी बहाने वो होश में आ जाए। तो असली बात ये थी कि ये सब उन दोनों का एक आखिरी और बड्ढा जुआ था। दूसरी तरफ मैं आराम से टैक्सी में बैठा था। मेरी जेब में 50 लाख रुपयों वाला कार्ड था और मैं मन ही मन सिस्टम को पुकार रहा था, सिस्टम सिस्टम जल्दी बाहर आओ। वन वान तो इस वक्त कोमा में है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसके अंदर कोई फीलिंग जगे। तभी सिस्टम की वो ठंडी आवाज आई और उसने कहा कि मशीन को कुछ पता न चले, इसका मतलब ये नहीं कि वन वॉन के मन में कुछ नहीं चल रहा। बाकी मुझे क्या तरीका अपनाना है ये मुझे खुद सोचना होगा। सिस्टम की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनकर मैंने चालाकी दिखाई और पूछा, अच्छा ये तो बताओ मेरी ये एस लेवल की मेंटल पावर कितनी दमदार है। सिस्टम ने बिना टाइम गंवाए जवाब दिया कि लेवल्स एस से लेकर एस तक होते हैं। सिर्फ एस लेवल ही आम इंसानों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इससे आप सब कुछ एक बार में याद रख सकते हैं और प्रैक्टिस के बाद चीजों को बिना छुए हिला सकते हैं या किसी के दिमाग पर सीधा हमला भी कर सकते हैं। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं वन वॉन के दिमाग में जाकर उससे रोमांस कर सकता हूँ। भले ही वो जवाब न दे पाए, पर मैं अपनी तरफ से उसे ऐसी बातें या सीन भेज सकता हूँ जिससे उसे तगद्दा झटका लगे। मैंने अपनी खुशी को काबू में करते हुए पूछा, क्या सिस्टम के पास 500 क्यूबिक मीटर का स्पेस है। सिस्टम ने कहा कि ताकत बढ़ने के साथ ये और बढ़ेगा। 500 क्यूबिक मीटर तो बस एक बड्ढे डिब्बे जैसा है जो मेरे पर्सनल गोदाम की तरह काम करेगा। मैं बहुत खुश हुआ और पूछा कि लॉटरी का क्या सीन है। 10 पॉइंट्स में एक बार चांस मिलेगा और दिन में 3 बार कर सकते हैं, क्या सच में कुछ भी निकल सकता है। सिस्टम के हाँ कहते ही मैं हंस पड़ा। अब वन वॉन को ठीक करने का जिम्मा सिर्फ सिस्टम का था। तभी मेरा फोन बजा। फोन ससुर जी का नहीं बल्कि मेरी
पुरानी कंपनी के मैनेजर यादव का था। फोन उठाते ही वो चिल्लाया, अमित तुरंत ऑफिस पहुंचकर ओवरटाइम करो, एक जरूरी काम है। मैंने त्योरियां चढ़ाकर जवाब दिया, मैनेजर साहब पिछले महीने का एक पैसा नहीं मिला, मैं नहीं आ रहा। उधर से धमकी आई, अगर नहीं आए तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मैंने सीधे फोन काट दिया। ऐसी बेकार नौकरी मैं वैसे भी नहीं करना चाहता था। आधे घंटे बाद टैक्सी एक बस्ती के पास रुकी। मैं उतरकर सीधा एटीएम गया और पासवर्ड लिखा कार्ड मशीन में डाला। स्क्रीन पर जब इतने सारे जीरो दिखे तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरे 50 लाख रुपए थे। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को संभाला। अब मेरे पास सिस्टम था। बीवी ठीक होते ही 10 करोड़ और मिलने वाले थे। लेकिन जैसे ही मैं अपने किराए के कमरे पर पहुंचा, एक नई मुसीबत सामने थी। मकान मालिक पहले से मेरे कमरे में बैठा था और अकदच दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के 1000 रुपए काट रहा हूँ। उसकी ये हरकत देखकर मुझे गुस्सा आ गया। ये चीजें तो पहले से टूटी थी, आप गलत बोल रहे हैं। मकान मालिक ने चेहरा सख्त करते हुए कहा, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें एक चवन्नी नहीं मिलेगी। ये सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने अपनी आंखें छोटी की और इस लेवल की मेंटल पावर का इस्तेमाल किया। मुझे पता था कि मकान मालिक की नजरों में मैं इस वक्त एक खतरनाक विलेन या कातिल जैसा दिख रहा हूँ। वो डर के मारे चीख पड़ा, मुझे मत मारो निक। उसके पैर कांपने लगे और वो सीधे घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ी डीएच गया और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो पागलों की तरफ फर्श पर सिर पटकने लगा, जिससे खून निकलने लगा। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। पैसे वापस करोगे? मकान मालिक ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, पुराना किराया भी वापस दे दूंगा। उसका यह डर देखकर मैंने अपनी पावर हटा ली। जैसे ही वो भारी दबाव खत्म हुआ, उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर किए और कमरे से ऐसे भागा जैसे भूत देख लिया हो और बड़बड़ाया, तुम बहुत डरावने हो। मकान मालिक का किस्सा खत्म करके मैंने अपने घर पर वीडियो कॉल किया। बेटा अभी तक सोए नहीं? मेरी माँ सुनीता का मुस्कुराता चेहरा स्क्रीन पर आया। मैंने हंसकर कहा, माँ मैंने एक बड़ी डील पक्की की है, कंपनी से बोनस मिला है, मैं आपको 20,000 भेज रहा हूँ, कम मत समझना। ये सुनकर माँ हैरान रह गई। एक डील का इतना सारा पैसा? मैं मन ही मन हंसा कि यह तो जिंदगी भर की डील है, जिसमें 50 लाख अभी मिले हैं और 10 करोड़ बाकी हैं। पर मैंने ऊपर से कहा, ऑफिस में दूसरों को तो मुझसे भी ज्यादा मिला है। सुनीता माँ ने मना करते हुए कहा, पैसे तुम अपने पास रखो, आगे शादी में काम आएंगे। मैंने सोचा कि शादी तो हो चुकी है और साथ में बच्चा भी आने वाला है, पर यह सब अचानक बताना सही नहीं होगा। तो मैंने कहा, माँ मेरे पास पैसे हैं, ये 20,000 आप दोनों के लिए हैं। कॉल काटकर मैंने अपने पास जमा रुपयों में से 20,000 माँ को भेज दिए। 1 घंटे बाद मैं अपना सारा सामान लेकर बंगले पर पहुंच गया। अंदर घुसते ही खाने की बढ़िया महक आई। सासू माँ स्नेहलता मुझे ऊपर ले गईं और एक कमरा दिखाते हुए बोली, अमित ये तुम्हारा कमरा है। मैंने देखा वो कमरा 1-1 के कमरे के ठीक सामने था और काफी बद्दा था। तभी सासू माँ थोड़े संकोच के साथ बोली, 1-1 की इस हालत की वजह से तुम्हें इस कमरे में रहना पड़ दिख रहा है, बुरा मत मानना। मैंने तुरंत कहा, मम्मी जी कोई बात नहीं, ये तो मेरे पुराने कमरे से बहुत बड़ा है। उनकी बातों से लग रहा था कि वो कुछ और कहना चाहती हैं। तो मैंने कहा, मम्मी जी जो भी बात है आप साफ कहिए। तब उन्होंने झिझकते हुए कहा, तुम्हारी शादी 1-1 से हो चुकी है, तुम उसे प्यार करो या पास बैठो कोई दिक्कत नहीं है, पर शारीरिक संबंध के मामले में थोड़ा संभल कर रहना। वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए सब कुछ देखकर और आराम से करना। ये सुनकर मैंने हल्की सी खांसी के साथ कहा, जी मम्मी जी मैं समझ गया। इसके बाद हम नीचे आए जहाँ टेबल पर बढ़िया खाना लगा था। ससुर वन जानगुओं ने एक महंगी शराब की बोतल खोली और मुझसे कहा, अमित आज तुम्हारी शादी का दिन है, चलो साथ में 2 घूंट पीते हैं। मैंने तुरंत अपना गिलास उठाया। पापा जी मम्मी जी मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ, उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सच में पछतावा है। सासू माँ ने एक सांस ली, अब हम एक ही परिवार हैं, पुरानी बातें छोड़ दो। शायद यही किस्मत को मंजूर था, अगर ये बच्चा न होता तो हमारे लिए ये सब मानना मुश्किल होता। ससुर जी बिना कुछ बोले बस चुपचाप पीते रहे। देखते ही देखते हम दोनों ने बोतल खाली कर दी। मुझे अचंभा हुआ कि मेरी पीने की क्षमता इतनी कैसे बढ़ गई। पहले मैं थोड़े में ही ढेर हो जाता था, पर आज इतनी पीने के बाद भी मेरा दिमाग एकदम साफ था। मैं समझ गया कि ये सब मेंटल पावर बढ़ने का कमाल है। ससुर जी ने मेरी पीठ थपथपाई, अमित तुम्हारी क्षमता अच्छी है, जब 1-1 ठीक हो जाएगी तब हम फिर साथ बैठेंगे। मैंने पूरी मजबूती से कहा, पापा जी वो जरूर ठीक होगी। इसके बाद अमीर सास ससुर वहाँ से चले गए। उस बड्ढे बंगले में अब सिर्फ मैं और सोती हुई 1-1 अकेले थे। मैं उसके कमरे में गया तो वहाँ मौजूद दोनों काम वालियां मुझे नमस्ते करके बाहर चली गईं। मैं बेड के पास बैठा और 1-1 के खूबसूरत चेहरे को देखकर खो गया। कौन सोच सकता था कि शहर की सबसे खूबसूरत लड़की अब मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसके थोड़ा पास गया और धीरे से कहा, कितनी सुंदर है। पर मैंने उसे किस नहीं किया, बल्कि अपनी मेंटल पावर को धीरे से उसके दिमाग की तरफ बढ़ाया। मैंने उसके मन में अपनी बात भेजी, 1-1 मैं अमित हूँ। जैसे ही ये बात पहुंची दिमाग में आवाज आई, फीलिंग पॉइंट्स +3। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने मशीन की शांत लाइनों को देखा और फिर से उसके मन में कहा, 1-1 तुम प्रेग्नेंट हो, ये हमारा बच्चा है। फिर आवाज आई, फीलिंग
फीलिंग पॉइंट्स +9। ये तरीका काम कर रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने एक और बड्ढी बात कही, आज हमारा कोर्ट मैरिज हो चुका है, अब तुम कानूनी तौर पर मेरी बीवी हो। सिस्टम बोला फीलिंग पॉइंट्स +5। पॉइंट्स कमाना इतना आसान देखकर मेरा उत्साह बढ़ गया। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, 1-1 जल्दी उठो, मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। इस बार मिला फीलिंग पॉइंट्स +8। मैंने बात जारी रखी, मैं तुम्हारे बेड के पास ही हूँ, बस झुककर किस करने वाला हूँ। फिर आया फीलिंग पॉइंट्स +5। मैंने मजे लेते हुए पूछा, यह तो बताओ पहले गाल पर किस करूँ या होठों पर। इस बार मिला फीलिंग पॉइंट्स +2। मैं और बोलना चाहता था पर पॉइंट्स आने बंद हो गए। सिस्टम की आवाज आई, 1-1 की मेंटल पावर बहुत कम है और वो इस समय पूरी तरह थक चुकी है। ये सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। बस इतनी सी बात में उसकी सारी पावर खत्म हो गई। मैंने पूछा, क्या वो फिर से ठीक हो जाएगी ना? जवाब हाँ में मिलने पर मुझे तसल्ली हुई। इसका मतलब मैं सिर्फ 1-1 के जरिए ही पॉइंट्स कमा सकता था। मैंने उसके सुंदर होठों को देखा पर खुद को रोक लिया। इस समय किस करने से कोई पॉइंट्स नहीं मिलते और न ही उसका कोई फायदा था। मैंने सीधे होकर उसके गाल को छुआ जो बहुत कोमल था। मेरे मन में एक बद्धा विचार आया पर मैंने उसे अभी के लिए टाल दिया। जल्दबाजी की कोई बात नहीं थी, वो कहीं भाग नहीं रही थी। यह सोचकर मैंने अपना हाथ हटाया और स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहाँ टेबल पर एक नया और बहुत महंगा कंप्यूटर रखा था जो गेम खेलने के लिए बेस्ट था, पर मैंने उसे बस एक बार देखा और अलमारी से एक किताब निकाल ली। मैं बहुत तेजी से पन्ने पलटने लगा। 2 मिनट में मैंने काफी पन्ने पढ़ लिए। आंखें बंद करते ही वो सारी बातें मेरे दिमाग में साफ साफ आ गईं। मुझे सब कुछ याद था। मैं बहुत खुश हुआ। अब गेम खेलने का मन ही नहीं था, बस नई चीजें सीखने का मजा आ रहा था। 2 घंटे बीत गए और मैंने कई किताबें PRH डाली। थकान होने के बाद भी मैं अपनी लिमिट चेक करना चाहता था, इसीलिए 2 घंटे और पढ़ा जब तक कि सिर भारी नहीं होने लगा। मैंने मन में पूछा, सिस्टम मेरी मेंटल पावर कितनी बची है? सिस्टम ने कहा, अभी भी आम इंसान से 30 गुना ज्यादा है। इतनी पावर होने पर भी थकान क्यों हुई? सिस्टम ने समझाया कि जब ये 50% से कम होती है तो शरीर थकने लगता है और 30% से कम होने पर बहुत ज्यादा थकान होती है। चाहे जितनी भी कोशिश करो 20% पावर हमेशा बची रहती है। ये सुनकर मुझे बात समझ आई। अच्छी बात ये थी कि 4-5 घंटे की गहरी नींद से ये फिर से पूरी तरह ठीक हो सकती थी। मैंने टाइम देखा, काफी रात हो चुकी थी। नहाने के बाद मैं फिर से 1-1 के कमरे में गया और सोचने लगा कि बीवी इतनी सुंदर और अमीर है और यह तरीका भी परफेक्ट है। 5 घंटे बीत चुके थे, पता नहीं उसकी पावर वापस आई या नहीं। यह सोचते हुए मैंने फिर से उसके दिमाग में बात भेजी, 1-1 मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। सिस्टम ने कहा, QU फीलिंग पॉइंट्स +13। ये सुनते ही मेरी बांछें खिल गईं। उसकी पावर वापस आ चुकी थी तो अब रुकना कैसा। मैंने झुककर सीधे उसके होठों पर किस कर लिया। दिमाग में पॉइंट्स की झिड्डी लग गई। +14 फिर +9। जब आवाज आनी बंद हुई तो मैंने फिर से उसके मन में कहा, अभी तो बस होठों को छुआ है, कुछ ज्यादा किया भी नहीं। फिर भी कोई हलचल नहीं। लेकिन 1-1 की तरफ से अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब कोई हलचल नहीं हुई तो मैं खुशी खुशी अपने कमरे में आ गया ताकि अपनी कमाई चेक कर सकूं। मैंने मन में कहा, सिस्टम चेक करो मेरे पास कुल कितने पॉइंट्स हैं। सिस्टम की आवाज आई, आपके पास कुल 88 फीलिंग पॉइंट्स हैं। मैंने हिसाब लगाया कि इस बार मुझे 46 पॉइंट्स मिले जो पिछली बार से ज्यादा थे। इसका मतलब 1-1 की मेंटल पावर भी BRH रही थी। यह सोचकर मैंने सिस्टम को ऑर्डर दिया, 10 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लॉटरी घुमाओ। चलो पहली बार ट्राई करते हैं। तभी मुझे 10 इमोशन पॉइंट वाला एक लकी ड्रा मिला। सिस्टम ने सिग्नल दिया कि लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है। मैं गुस्सा होने ही वाला था कि सिस्टम बोला, चाहो तो ये इनाम वापस कर सकते हो। मैंने तुरंत पलटी मारी और कहा, अरे भाई जब आ ही गया है तो वापस भेजने का क्या फायदा, रख लो। इसके बाद जब मैंने अगली 2 बार किस्मत आजमाई तो एक बार पानी की बोतल मिली और दूसरी बार पूरे बदन में एक मस्त गर्माहट दौड़ गई। सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपकी ताकत 1 पॉइंट बढ़ गई है। अब आपकी ताकत 12 पॉइंट है। पल भर में मुझे लगा कि मुझ में गजब की ताकत आ गई है। हाथों के डोले साफ साफ बाहर आते दिखने लगे। भाई साहब, ये तो जिम में पसीना बहाने से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार था। मुझे समझ आ गया कि बस इमोशन पॉइंट मिलते रहे तो ताकत, रफ्तार, सब कुछ एकदम टॉप क्लास हो जाएगा। अगले दिन अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने अपना सिर पीटा, अरे नौकरी तो छोड़ ही चुका हूँ तो अब काम पर जाने का क्या नाटक। मुंह हाथ धोकर मैं उस हसीन लड़की के कमरे में गया। भाई साहब, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोमा में होने के बाद भी अपनी आंखें खोले बैठी थी। मेरा दिल जोर से धड़का कि वह होश में आ गई, लेकिन वहां खड़ी काम वाली ने तुरंत मना करते हुए सिर हिलाया। अरे मिस्टर अयान, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक नेचुरल रिएक्शन है। आंखें खुली जरूर हैं पर वह कुछ देख नहीं सकती। मैंने उसकी सूनी आंखों को देखा। फिर काम वाली जो उसे लिक्विड खाना खिला रही थी उसे देखकर पूछा, इसकी सेहत का ख्याल तो ठीक से रखा जा रहा है ना? काम वाली तपाक से बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक खास डॉक्टर हैं जो खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। मैडम और उनकी बेटी दोनों की सेहत एकदम बढ़िया रहेगी। ये बोलते ही काम वाली का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों की सेहत, मेरी आंखें चमक उठी। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, क्या उसके पेट में बेटी है? काम वाली डर के मारे हाथ हिलाने लगी। मुझे कुछ नहीं पता साहब, लेकिन मैं तो दिल ही दिल में मुस्कुरा
उठा। मैंने बड़े प्यार से कहा, टेंशन मत लो, मुझे बेटियां बहुत पसंद है। सच में बेटी होने वाली है क्या? जब काम वाली ने देखा कि मैं गुस्सा नहीं हूँ तो उसने चैन की सांस ली और धीरे से फुसफुसाकर बोली, जी हाँ, मैडम के पेट में लड़की ही है, पर बड़े साहब ने हमें ये बात किसी को बताने से मना किया था। आप प्लीज किसी से मत कहना। मैंने अपना सीना चौड़ा करके कहा, फिक्र मत करो, मैं उसका पति हूँ। जब तक तुम लोग अपना काम अच्छे से करोगी, कोई तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता। दोनों काम वालियों के चेहरे पर खुशी देखकर और नीचे जाकर एक नंबर नाश्ता करके मुझे बड़ा मजा आया। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से उसके कमरे में गया। दोनों काम वालियां समझदारी दिखाते हुए बाहर चली गईं। मैं थोड़ा झुका और उसके कान के पास जाकर बोला, कल तो सिर्फ होठों को छुआ था, आज एक गहरा किस करेंगे। इतना कहते ही सिस्टम की घंटी बजी। इमोशन पॉइंट +14। मैंने बिना सोचे उसके चेहरे को हाथों में लिया और उसे किस कर लिया। इमोशन पॉइंट +16। इमोशन पॉइंट +13। सिर्फ 1 मिनट में मैंने 50 से ज्यादा पॉइंट कमा लिया। फिर मैं धीरे से हटा। कल रात वाले पॉइंट मिलाकर अब मेरे पास 100 से ज्यादा पॉइंट हो चुके थे। मैंने कहा, सिस्टम 100 पॉइंट का इस्तेमाल करो और लकी ड्रा निकालो। आवाज आई, लकी ड्रा चालू है, बधाई हो, आपको लिखने की एक बेहतरीन कला B ग्रेड राइटिंग स्किल मिली है। अगले ही पल लिखने की ढेरों तरकीबें मेरे दिमाग में आ गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पिछले 20 सालों से लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अचानक एक बड़ा उस्ताद बन गया हूँ। मैं खुशी खुशी लिखने वाले कमरे में गया, कागज फैलाया और पूरे दम से लिख डाला। जब किस्मत का पंख लगेगा तो आसमान छू लेंगे। कागज पर लिखे उन दमदार अक्षरों को देखकर मैं खुद हैरान रह गया। भाई साहब, यह तो इंटरनेट पर दिखने वाले बड़े बड़े उस्तादों से भी कहीं ज्यादा सुंदर था। इसके बाद मैंने बचे हुए पॉइंट से एक और बार लकी ड्रा खेला। आवाज आई, बधाई हो, आपकी खूबसूरती 1 पॉइंट और बढ़ गई है। मैं अभी अपनी इस नई लुक को देखकर खुशी हो रहा था कि तभी फोन जोर जोर से बज उठा। मेरे मैनेजर विकास की गुस्से से भरी आवाज आई, अयान, तुझे ऑफिस नहीं आना क्या? नौकरी से निकाल दूं क्या तुझे? मेरा चेहरा एकदम सख्त हो गया। मैंने कहा, मैनेजर साहब, आपने ही तो कल कहा था कि अगर कल नहीं आए तो आज से आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सैलरी और ओवरटाइम का एक एक पैसा मुझे मिलना चाहिए। तू तो बड़ा ख्वाब देख रहा है, विकास चिल्लाया। ऑफिस से गायब भी रहता है और पैसे भी चाहिए। आधे घंटे में ऑफिस पहुंच वरना एक पैसा नहीं मिलेगा। यह कहकर उसने फोन काट दिया। मैं मन ही मन हंसा। अगर पुराना समय होता तो शायद मैं डर जाता, लेकिन अब मेरे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं और मेरे पास कमाल की दिमागी ताकत है। मैंने फोन को किनारे रखा और सीधे बंगले के नीचे बने जिम की तरफ चला गया। अंदर जाकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है। फिर जेब से एक सिक्का निकाला। उठो, मैंने अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाई और वह सिक्का धीरे धीरे हवा में तैरने लगा और मेरे चक्कर काटने लगा। ये दिमागी ताकत बहुत बड़ी थी, पर इस पर पूरा काबू पाने के लिए अभी प्रैक्टिस की जरूरत थी। कुछ मिनट बाद मैंने उस सिक्के को दूर भेजने की कोशिश की। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और सबसे ज्यादा दूरी थी 20 मीटर। फिर मैं खिड़की के पास गया और बाहर मौजूद पानी के तालाब की तरफ सिक्के को पूरी रफ्तार से फेंका और 20 मीटर की दूरी पर जाकर अपना दिमागी काबू हटा लिया। सिक्का हवा को चीरता हुआ 200 से 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे निकल गया, लेकिन मैंने अपना सिर हिलाया। सिक्के का आकार हवा को ज्यादा रोकता है। अगली बार लोहे की छोटी गोलियां, बॉल्स इस्तेमाल करनी होंगी। मैं अभी अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी जिम के दरवाजे पर दस्तक हुई। काम वाली ने बाहर से बड़े अदब से कहा, मिस्टर अयान, बड़े बड़े ब्रांड्स के 3 मैनेजर आए हैं। वे आपके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आए हैं ताकि आप अपनी पसंद के कपड़े चुन सकें। मैं हैरान रह गया, इतने बड़े ब्रांड्स खुद घर पर सर्विस देने आए हैं? काम वाली ने तुरंत बताया, यह सब मालकिन ने भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आपको जो भी पसंद आए आप रख सकते हैं। मैं ऊपर आया। तीनों मैनेजरों ने मुझे देखते ही झुककर सलाम किया, जैसे मैं ही इस पूरे घराने का असली मालिक हूँ। भले ही मैंने आम से कपड़े पहने थे, पर मेरी 6 फीट की हाइट और बेहतरीन बॉडी की वजह से जब मैंने वे महंगे कपड़े पहने तो मेरा पूरा लुक ही बदल गया। सीधा सीधा कहें तो एकदम हीरो। 1 घंटे में मैंने 6 जोड़ी कपड़े पसंद कर लिए। जब मैंने उनकी कीमत पूछी तो मैनेजर बोला, सर, मालकिन ने पहले ही पेमेंट कर दी है। इन सभी कपड़ों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। 20 लाख? मैं मन ही मन चौंक गया। ये तो बिल्कुल लूट है भाई। मैंने तुरंत सास को फोन किया और उनका शुक्रिया अदा किया। फोन पर वह हंसते हुए बोली, अरे बेटा, अभी इससे ही काम चला लो। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल खास नाप के कपड़े बनवाना चाहती थी, पर समय बहुत कम था। इसे वे काम चलाओ कह रही थी। सास ने आगे कहा, हम आज बहुत बिजी हैं, इसलिए वहां नहीं आ पाएंगे। तुम बस उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने फोन रखा और दोबारा उसके कमरे में गया। दोनों काम वालियां उसे थेरेपी, मसाज दे रही थीं। मेरी नजर उसके पेट पर गई। भले ही डॉक्टर्स ने उसके खाने पीने का पूरा हिसाब रखा था, पर 7 महीने के बच्चे की वजह से उसका पेट साफ बाहर दिख रहा था। काम वाली ने मुझे सारी बात समझाई। दिन में 3 बार थेरेपी होती है और हर 2 घंटे में करवट बदलनी होती है ताकि बदन पर कोई घाव न बने। मैंने सिर हिलाया और कहा, क्या ये तुम मुझे सिखा सकती हो ताकि आगे चलकर मैं खुद अपनी बीवी की मसाज कर सकूं? चीजों को एक बार देखकर ही याद कर लेने की मेरी दिमागी ताकत की वजह से काम वाली ने सिर्फ एक बार सिखाया और मैं सब सीख गया। जब काम वाली बाहर चली गई तो मैंने अपना हाथ धीरे से उसके पेट पर रखा। मैंने अपनी दिमागी ताकत से अंदर महसूस करने की कोशिश की। उसी पल मुझे लगा
कि एक नन्ही सी जान का कनेक्शन सीधे मेरे दिमाग से जुड़ गया है। हाँ, ये मेरी ही बेटी थी। अब उसे देखने का मेरा नजरिया पहले से कहीं ज्यादा प्यारा हो गया था। भले ही हमारा मिलना एक इत्तेफाक था, पर यह बच्चा तो मेरा अपना खून था। इसके बाद मैंने अपनी दिमागी ताकत के जरिए उससे बात करना शुरू किया। सुनो, तुम्हें पता है तुम सारे 6 महीने की प्रेग्नेंट हो। इमोशन पॉइंट +12। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारे ठीक होने के चांस बहुत कम हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसे थोड़ा हिलाने के लिए मैंने भूतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया, पर कुछ ही देर में इमोशन पॉइंट कम होने लगे और फिर बिल्कुल बंद हो गए। मुझे समझ आ गया कि यह तरीका गलत है, इसीलिए मैं उसके पेट को सहलाते हुए अपनी आने वाली बेटी को प्यारी प्यारी कहानियां सुनाने लगा। बच्चा भले ही अभी दुनिया में नहीं आया था, पर दिमागी बातचीत से उसे अपने पापा के प्यार का एहसास हो रहा था। पेट के अंदर से एक बहुत ही प्यारी और खुशियों भरी हलचल महसूस हुई। दोपहर के खाने के बाद सास का फोन आया। उन्होंने मुझे पहले ही सावधान करते हुए कहा, बेटा, हो सकता है कि हमारे इस फैसले की वजह से कुछ लोग तुम्हें परेशान करने या नीचा दिखाने की कोशिश करें। अगर कोई भी तुम्हें तंग करे तो डरना मत, तुरंत मुझे फोन करना। मैं और तुम्हारे ससुर हमेशा तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़े रहेंगे। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मेरी सास ने इतनी अमीर होने के बाद भी कभी घमंड नहीं दिखाया, यहाँ तक कि घर जमाई बनने जैसी कोई कड़वी बात भी नहीं कही। लेकिन ठीक अगले ही पल सास ने फोन पर कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वैसे तुम इन 2-4 दिनों में थोड़ी तैयारी कर लो, मैं और तुम्हारे अंकल कुछ टेबल्स बुक करेंगे और तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलवाएंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, पर आपने तो कहा था कि कोई फंक्शन नहीं होगा। आंटी ने समझाया, अरे बाबा, ये कोई शादी का फंक्शन नहीं है, बस तुम्हें इस घर के दामाद के तौर पर सबके सामने ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करवाना है। फोन कटे ही मुझे एक तगड़ा प्रेशर महसूस हुआ। अब तो भाई अपनी पावर को जल्दी से जल्दी बढ़ाना ही होगा। मैं तुरंत घर से निकला, एक हार्डवेयर की दुकान पर गया और वहां से अलग अलग साइज की लोहे की गोलियां और ढेर सारे तेज धार वाले ब्लेड खरीद लिए। वो गोलियां दूर से हमला करने के लिए थीं और ब्लेड पास की लड़ाई के लिए। घर लौटकर मैंने वो सारा सामान अपनी जादुई सिस्टम स्पेस में छुपा दिया। इसके बाद शुरू हुई मेरी ताबड़तोड़ ट्रेनिंग। मैंने मन में सोचा और एक छोटी सी लोहे की गोली मेरे हाथ में आ गई। दिमाग की ताकत से फोकस करते ही वो गोली 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सीधे आगे निकल गई, पिस्तौल की गोली से भी तेज। इसके ठीक बाद मैंने एक और बड़ी गोली चलाई। हालांकि इसकी स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन इसका पावर बहुत ज्यादा था। ये गोलियां तो सिक्कों से कहीं ज्यादा काम की निकली। मैं मन ही मन हंसा और फिर गोली को अपनी पीठ के पीछे रखकर स्पीड बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इस बार स्पीड सच में बढ़कर 600 मीटर पर सेकंड हो गई। लेकिन मुझे तुरंत समझ आया कि दूरी 80% तक बढ़ाने के बाद भी स्पीड सिर्फ 20% ही बढ़ी, तो असली लड़ाई में इसका कोई खास फायदा नहीं है। रात का खाना खाने के बाद मैंने उस लड़की के कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने दिमाग का कनेक्शन फिर से उसे जोड़ दिया। तुम्हारी बॉडी तो सच में बहुत परफेक्ट है, क्या कोई मुकाबला है तुम्हारा? इमोशन पॉइंट मिले 17। तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं खुद ही टच करके फील कर लूंगा। इमोशन पॉइंट मिले 14। मैं कमीनी हंसी हंसते हुए कपड़ों के ऊपर से ही उस पर अपना हाथ फेरने लगा। सुनो, मैं तो बस तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, इसे टच थेरेपी कहते हैं। इमोशन पॉइंट मिले 9, फिर मिले 7। आधे मिनट के अंदर ही उस लड़की के दिमाग की सारी एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन मुझे बैठे बिठाए 60-70 इमोशन पॉइंट मिल गए। पहले के पॉइंट्स मिलाकर मेरे पास अब पूरे 123 पॉइंट्स हो गए थे। मैंने मन मारकर अपना हाथ हटाया और दिमाग में सिस्टम को हुक्म दिया, ए सिस्टम, 100 पॉइंट वाला लकी ड्रा निकाल। ड्रा होते ही बधाई मिली, मुझे सी लेवल की हैकिंग स्किल मिल गई। पलक झपकते ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ गई। मेरी आंखें चमक उठी। ये तो बड़े काम की चीज है, भले ही ये सी लेवल की है, दुनिया के टॉप हैकर्स जैसी नहीं, पर मुझे सिक्योरिटी की अच्छी समझ दे देगी। जैसे जब मैं उसका इलाज करूंगा तो अपने फोन को सिस्टम स्पेस में रख दूंगा ताकि कोई भी मुझ पर नजर न रख सके। चलो, बाद में आकर तुम्हारा इलाज फिर से करूंगा। मैं हंसता हुआ वहां से चला गया। अब मुझे इसका पूरा गेम समझ आ चुका था। हर दिन मैं उसे 4 बार पॉइंट्स वसूल सकता हूँ, यानी पूरे दिन में 200 से ज्यादा पॉइंट्स। इसके बाद मैं सीधे जिम में घुस गया और लोहे की गोलियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगा। सिस्टम, मेरी इस पावर के साथ मैं एक साथ कितनी गोलियां कंट्रोल कर सकता हूँ? 4 गोलियां। मैं हैरान रह गया, अभी तो मुझसे एक गोली भी ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही। इसका मतलब मुझे दिन रात एक करके प्रैक्टिस करनी होगी। इसी बीच समंदर पार के एक देश के आलीशान बंगले में एक लड़का जैसे ही घर आया, उसके पापा ने उसे भारी आवाज में टोक दिया, इधर आओ। वो लड़का अपने पापा के पास बैठ गया। उसका चेहरा हैरान था। पापा, ऐसी क्या बात है जो आप इतने सीरियस हो? उस आदमी ने माथे पर बल लाते हुए कहा, उस लड़की की तरफ से एक खबर है, वो किसी और से शादी कर रही है। क्या? लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो होश में कब आई? बाप ने सिर हिलाया। होश में नहीं आई है, पर उसके घर वालों ने उसकी शादी एक आम से लड़के से तय कर दी है और पेट में बच्चा भी उसी का है। साला, लड़के ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये कौन है बीच में आने वाला? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कब से उस लड़की के पीछे पड़ा था और जब विदेश से वापस आया तो पता चला कि उसकी ड्रीम गर्ल न सिर्फ कोमा में है बल्कि किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। ये तो सीधे सीधे उसकी पीठ पीछे गेम हो गया। वो लड़का बहुत ही नॉर्मल फैमिली से है, पहले उसकी कंपनी का एक मामूली नौकर था। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं हो रहा था
क्या उसके घर वाले पागल हो गए हैं जो अपनी बेटी की शादी एक मामूली इंसान से कर रहे हैं? बाप ने सिगरेट जलाई और कहा, जरा अपने इस दिमाग पर जोर डालो, वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा उस खानदान का इकलौता चिराग है। अगर उसकी शादी किसी और से करा दी जाती तो क्या वो बच्चा इस दुनिया में आ पाता? लड़के का चेहरा उतर गया। तो क्या उसके घर वाले चाहते हैं कि वो लड़का उसके साथ सोए ताकि उस हलचल से वो होश में आ जाए? शिट! लड़का गुस्से से लाल पीला हो गया। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो न सिर्फ किसी और के बच्चे की माँ बन रही थी, बल्कि अब उसे उस मर्द के साथ बेड भी शेयर करना था। पापा, क्या ये कानूनन सही है? वो तो होश में भी नहीं है, फिर कोर्ट मैरिज कैसे हो सकती है? बाप ने हंसते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि वो प्रेग्नेंट है। उसके घर वाले बस इतना कह देंगे कि वो पहले से ही राजी थी और उनकी इतनी पहुंच है कि एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लड़का बिल्कुल निशब्द हो गया, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। पापा, तो क्या मैं बस तमाशा देखता रहूं? सब्र रखो, बाप ने धुएं का छल्ला उड़ाते हुए कहा। उस खानदान से रिश्ता जोड़ने वाले सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, पहले तमाशा देखो। वैसे भी अगर उनकी शादी हो भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि चांस खत्म हो गया। क्या पता होश में आते ही वो उसे तलाक दे दे। लड़के ने अपनी आंखें छोटी की और उसके मन में एक गंदा ख्याल आया, पापा, क्यों ना किसी से एक झूठी कहानी लिखवाकर उसे जेल भिजवा दें? ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। बाप ने तुरंत डांटते हुए रोका। वो अब उस घर का दामाद है, ऐसा कुछ भी किया तो उस खानदान से दुश्मनी तो होगी ही, साथ ही उस लड़की की इज्जत भी खराब होगी। वो लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लड़के का रंग उड़ गया, वो तुरंत शांत हो गया। उस बड़े खानदान की पावर के सामने उनका टिक पाना नामुमकिन था। पापा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लड़के ने गुस्से में सोचा, वो तो एक मामूली सा देहाती है, जब वो होश में आएगी तो भला उसे क्यों भाव देगी? इसी समय एक दूसरे शहर में ससुर जी अपनी मीटिंग खत्म करके निकले ही थे कि उनकी वाइफ का फोन आया। अजी, सुनते हो, किसी को पता चल गया है कि हमारी बेटी और दामाद ने कोर्ट मैरिज कर ली है। ससुर जी ने आंखें सिकोड़ी। इतनी जल्दी? उन्हें तुरंत समझ आ गया कि जरूर कोई न कोई उस बंगले पर नजर रख रहा था, जिसने दामाद को आते जाते देखा और कोर्ट में जाकर सब पता लगा लिया। वाइफ ने कहा, तो फिर हम कब कुछ टेबल्स बुक करके दामाद को अपने रिश्तेदारों से मिलवाएं? ससुर जी ने सोचकर कहा, 3 दिन बाद का दिन सही रहेगा। तुम जरा उससे पूछो कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। अगर है तो उसे मेरे गैरेज में ले जाकर कोई भी एक कार चुनने को कहो। वाइफ चौंक गई। क्या सच में? आपकी वो गाड़ियां तो आपकी जान है। ससुर जी ने आह भरी। गाड़ियां चाहे कितनी भी कीमती हो, क्या वो हमारी बेटी से ज्यादा कीमती है? मैं बस यही चाहता हूँ कि दामाद हमारी बेटी को ठीक कर दे। वाइफ एकदम चुप हो गई। सबसे महंगी कार करोड़ों की है, अगर दामाद ने वही चुन ली तो? उसने आगे कहा, अच्छा सुनो, तुम खुद आकर ही उसे वो गिफ्ट करना। तुम्हारी वो सुपर कार संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं परसों रात को वापस आ जाऊंगा। देर रात मैं आखिरकार 2 गोलियों को अपने आसपास हवा में उड़ाने में कामयाब हो गया। एक साथ 2 काम करना सच में बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस खत्म करके मैंने गोलियां रखी और उसके कमरे में चला गया। मैं बेड के पास बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपना दिमाग उसकी एनर्जी से जोड़ दिया। एक और पॉइंट मिल गया। मेरे चेहरे पर एक शरारती हंसी आ गई। सुनो, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है, इतना भाव मत खाओ। अभी तो मैं तुम्हारे इन गुलाबी होठों को चूमने भी वाला हूँ। 5 और पॉइंट मिल गए। मैं तुरंत आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसे और चिढ़ाने लगा। कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग की पावर बढ़ रही है, तुम पक्का ठीक हो जाओगी। सोकर उठते ही सीधे पति और बच्चा दोनों मिल जाएंगे, है ना मजेदार बात? 7 और पॉइंट मिल गए। अब ज्यादा बातें नहीं, सीधे काम की बात। मैं नीचे झुका और उसे किस कर लिया। 15 पॉइंट मिले, फिर 11 मिले। 1 मिनट बाद मैं हटा और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करके बोला, गुड नाइट वाइफ। अपने कमरे में आकर मैंने सिस्टम चेक किया। अभी अभी मुझे पूरे 71 पॉइंट मिले थे। पुराने पॉइंट्स मिलाकर स्कोर फिर से 100 के पार होने वाला था। क्या मुझे 1000 पॉइंट होने का इंतजार करना चाहिए? मैंने थोड़ा सोचा, पर फिर तय किया कि अभी ड्रा कर लेते हैं। खुद को मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह घर की घंटी बजी। काम करने वाली ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए एक लड़की खड़ी थी। मिस्टर कॉन्ग, मिस्टर ची, मिस तांग यहाँ मिस वैन से मिलने आई हैं। वह मिस वैन की दोस्त है। मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की खद्दी है। हालांकि वह वैन वॉन से थोड़ी कम खूबसूरत थी। वह लड़की, जिसका नाम तांग यिन था, मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी और जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, मैंने सीधे कहा, हेलो, मैं ची यू हूँ, वैन वान का पति। तांग यिन एकदम से सन्न रह गई। क्या? मुझे क्यों नहीं पता कि वैन वान का कोई पति भी है? मैं मुस्कुराया। हम लोगों ने परसों ही कोर्ट मैरिज की है, इसलिए आपको नहीं पता तो ये नॉर्मल है। वेनवान से मिलने आने के लिए थैंक्स। प्लीज अंदर आइए। तांग यिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अंदर आ गई, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आई, मेरे दिमाग की घंटी बजी। मुझे उससे एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ। सिस्टम, क्या तांग यिन मार्शल आर्ट्स जानती है? सिस्टम, इस सिस्टम में ऐसा कोई फीचर नहीं है, यूजर खुद पता लगाए। मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। तांग यिन से खतरा सिर्फ पास आने पर महसूस हुआ। इसका मतलब
उसकी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कोमा में बैठी पत्नी से अभी शादी हुई ही थी कि उसकी मार्शल आर्ट्स वाली सहेली घर अधम की। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला सवाल यही होगा कि मैंने एक कोमा में सोई लड़देचकी से शादी क्यों की। मैंने शांति से जवाब दिया, ये सब उसके मम्मी पापा ने तय किया है। यही नहीं, वैन वॉन के पेट में जो बच्चा है वह भी मेरा है। ये सुनते ही सहेली तांग यिन की आंखों के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वैन वॉन की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वो जानती थी कि वैन वॉन का पहला एक्सपीरियंस अनजाने में मेरे जैसे एक आम इंसान के साथ हुआ था। हालांकि उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत और शक दिख रहा था, जैसे वह सोच रही हो कि मैं वैन वॉन के लायक ही नहीं हूँ। इसके बाद तांग यिन मेरी पत्नी को देखने के लिए अकेले ऊपर कमरे में गई। उसने वैन वॉन का ठंडा हाथ पकड़ा और धीरे से एक बहुत बद्दा सीक्रेट शेयर किया। वैन वॉन, मैं आखिरकार इंटरनल पावर के शुरुआती लेवल पर पहुंच गई हूँ। तुम जल्दी से होश में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति को तो मैं एक ही घूंसे में उठा दूंगी। लेकिन वह चाहे कुछ भी कहती, बिस्तर पर लेटी लड्डकी की आंखें एकदम सूनी थी। कोई रिस्पांस नहीं था। 1 घंटे बाद तांग यिन दुखी चेहरे के साथ जिम में आई, जहां मैं पहले से उसका वेट कर रहा था। उसने जैसे ही मुंह खोला, मैं उसका इरादा समझ गया। तुम यही कहने आई हो ना कि मैं वैन वॉन के लायक नहीं हूँ और मुझे उसे त्याग देना चाहिए। तांग यिन की बोलती तुरंत बंद हो गई और उसका चेहरा देखने लायक था। अगले ही पल उसने मुझे जोर से धमकी दी कि मुझे वैन वॉन का अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो वह मुझे सबक सिखाएगी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने हवा में एक जोरदार किक मारी। पैंक! 100 पाउंड का सैंडबैग उसकी किक से हवा में उछल गया। मैंने जानबूझकर हैरान होने का नाटक किया और पूछा कि क्या वह मार्शल आर्ट सीख चुकी है। तब जाकर उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुरंत मौका देखकर सवाल दाग दिया, क्या सच में इंटरनल पावर जैसी कोई चीज होती है? मार्शल आर्ट्स के लेवल्स कैसे तय होते हैं? क्या इस दुनिया में सुपर पावर वाले लोग भी हैं? तांग यिन ने वैन वॉन का लिहाज करते हुए आखिरकार मुंह खोला। मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल होते हैं, मिंग, एन और हुआ। इंटरनल पावर सच में होती है जो एन लेवल के आखिरी स्टेज पर मिलती है। उसने न सिर्फ मार्शल आर्ट्स की बात सच बताई, बल्कि एक और बड़ा सीक्रेट भी खोल दिया कि सुपर पावर वाले लोग भी होते हैं, बस उनकी संख्या बहुत कम है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तुरंत पूछा, तो सबसे ताकतवर हुआ लेवल का मार्शल आर्टिस्ट कितना पावरफुल होता है? तांग यिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, हुआ लेवल का मास्टर ऐसा होता है जिस पर गोली या तलवार का भी असर नहीं होता। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर मेरी एस क्लास मेंटल पावर अच्छे से डेवलप हो जाए तो मेरी फाइटिंग पावर उस मास्टर से कम नहीं होगी। लेकिन तांग यिन ने तुरंत मेरे अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा कि मैं 20 साल से ऊपर का हो चुका हूँ और मार्शल आर्ट सीखने की सही उम्र गंवा चुका हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सीधे एक चेक निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। अगर तुम वैन वॉन को ठीक कर सको तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। मैंने उसी समय मना कर दिया। वैन वॉन की सेवा करना मेरा फर्ज है, मुझे किसी बाहरी के दखल की जरूरत नहीं है। इस पर तांग यिन ने हंसते हुए ताना मारा, तुम दोनों का तलाक भी हो सकता है। जब भी वैन वॉन होश में आएगी, यह 5 मिलियन का ऑफर तब भी खुला रहेगा। ये कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। मैं तुरंत वैन वॉन के कमरे में गया और अपनी मेंटल पावर उससे कनेक्ट की। वैन वॉन, अभी तांग यिन तुमसे मिलने आई थी, वह मुझे पैसे देकर खरीदना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारा इलाज करूं। मैं बातें करता रहा और चादर हटाकर अपना हाथ उसके सुंदर पैरों पर रख दिया। गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। इमोशन पॉइंट्स प्लस 12, इमोशन पॉइंट्स प्लस 5, इमोशन पॉइंट्स प्लस 15, इमोशन पॉइंट्स प्लस 10। इस बार के इलाज से मुझे सीधे 80 इमोशन पॉइंट्स मिल गए। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत 100 इमोशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लकी ड्रा खेला। बधाई हो, आपको बी क्लास व्हीकल ड्राइविंग स्किल मिली है। गाड़ियों से जुद्धा सारा ज्ञान अचानक मेरे दिमाग में आ गया। अब मैं रेसिंग कार से लेकर टैंक तक सब कुछ मजे से चला सकता था। मैं नई कार खरीदने का प्लान बना ही रहा था कि अचानक एक फोन आया। यह मेरी सासू माँ वांग गुइयिंग का फोन था। फोन पर वांग गुइयिंग की आवाज में एक अलग ही धमक थी। छोटे जी, मैंने और तुम्हारे अंकल वैन ने फैसला किया है कि परसों कुछ मेहमानों को बुलाकर तुम दोनों की शादी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कल शाम को ही घर पर खाने के लिए बुलाया। लेकिन सबसे काम की बात उन्होंने आखिर में कही, छोटे जी, तुम खुद काम की स्पीड का ध्यान रखो। अगर कोई असर न दिख रहा हो तो प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाओ। इस साफ साफ हिंट ने मेरे कान खड़े कर दिए। मुझे अपनी स्पीड अब बढ़ानी ही होगी। तभी मेरे फोन की घंटी फिर बजी। मुझे अपनी शादी की खबर तुरंत अपने पेरेंट्स को देनी होगी, इससे पहले कि उन्हें किसी और से पता चले। मैंने स्टडी रूम की किताबें उठाई और एपाशने लगा। जैसे जैसे किताबें खत्म होती गईं, ढेर सारा नॉलेज मेरे दिमाग में सेट होता गया। लंच करने के बाद मैं फिर से वैन वॉन के पास आया। वैन वॉन, परसों हमारी शादी की बात सबको पता चलने वाली है। मैं उसके पास लेट गया और उसे किताब पीआरएच कर सुनाने लगा। इमोशन पॉइंट्स प्लस 5। 1 घंटे बाद इमोशन पॉइंट्स इकट्ठे करके मैंने तुरंत 2 बार लकी ड्रा खेला। बधाई हो, आपको डी क्लास सिंगिंग स्किल मिली है। बधाई हो, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस 1 हो गई है, जो अब 13 पॉइंट्स है।
सिंगिंग स्किल तो कुछ खास काम की नहीं थी, लेकिन शरीर का मजबूत होना एकदम असली फायदा था। मेरे एब्स की लाइंस अब और साफ दिखने लगी थी। मैंने झुककर वैन वॉन के गाल पर एक किस किया और वहां से निकल गया। शाम को मैं जिम में अपनी मेंटल पावर की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी काम करने वाली बाई ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर जी, लुओ ग्रुप का छोटा बेटा लुओ जियोंग आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। लुओ ग्रुप? मैं नीचे हॉल में गया तो देखा कि लुओ जियोंग की आंखों में मेरे लिए साफ साफ दुश्मनी दिख रही थी। वह अच्छे इरादे से नहीं आया था। मैंने मन ही मन उसकी क्लास ली। उसने आते ही सीधे पॉइंट की बात की और बड्ढे घमंड से बोला, तुम्हारा नाम चियू है ना? तुम्हारे मम्मी पापा किसान हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? इसके बाद उसने अपने खानदान का रौब दिखाया। हमारा लुओ परिवार और वेन परिवार पुराने दोस्त हैं। हमारी प्रॉपर्टी 20-30 अरब की है। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, जब इतने अच्छे दोस्त हो तो क्या शादी का गिफ्ट देने आए हो? लुओ जिहोंग का चेहरा एकदम उतर गया। छी यू, मैं भलाई की कह रहा हूँ। कुछ लोग तुम्हारी औकात से बाहर होते हैं। अच्छा होगा कि तुम वैन वॉन को जल्दी तलाक दे दो। मैंने अपनी भौहें उठाई और उसे चिढ़ाते हुए कहा, अब क्या करें? मैं तो पहले ही सब कुछ कर चुका हूँ। वैन वॉन के पेट में इस समय मेरा ही बच्चा है। लुओ जिहोंग का दम फूलने लगा। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, जिस औरत को छूने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी, उसे छूने का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने सीधे अपना फोन निकाला। लुओ साहब, मैं अभी आंटी वांग को फोन करके पूछता हूँ कि आप जो ये सब कर रहे हैं, कहीं आपका इरादा वैन परिवार की संपत्ति हड़पने का तो नहीं है? लुओ जिहोंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वह झेंपते हुए बोला, इतनी सी बात पर फोन कर रहे हो, छोड़ दो। मैं वैन वॉन से मिलने जा रहा हूँ। मैंने सीधे मेन गेट की तरफ इशारा किया। दरवाजा उधर है। लुओ जिहोंग गुस्से से कांपने लगा। ची यू, मैं और वैन वॉन अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे उससे मिलने से कैसे रोक सकते हो? मैंने ठंडे लहजे में कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसका पति हूँ। मेरी मर्जी के बिना तुम उससे नहीं मिल सकते। वैन परिवार के पैसे पर नजर रखने वाले बहुत हैं, पर तुम सबसे बेवकूफ निकले जो सबसे पहले खुद ही कूद पड़े। लुओ जिहोंग की आंखों में मानो खून उतर आया हो। छी यू, तुम्हें क्या लगता है कि वैन वॉन से शादी करके तुम कोई राजा बन गए? यह तुम्हारा हसीन सपना है। जैसे ही उसे होश आएगा वह तुम्हें लात मारकर तलाक दे देगी। मैंने उसकी बकवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये हमारे बीच की बात है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब भी नहीं गए तो मैं अभी आंटी वांग को फोन लगा रहा हूँ। लुओ जिहोंग का चेहरा पीला पड़िच गया और वह आखिर में एक गाली बकता हुआ वहां से पैर पटकते हुए चला गया। वह अच्छे से जानता था कि वैन वॉन के पेरेंट्स इस समय सिर्फ मेरा ही साथ देंगे। इसके बाद मैंने सीधे बाई को अनार्डर दिया, आगे से लुओ जिहोंग जब भी आए मुझसे बिना पूछे उसे गेट से ही भगा देना। यह कहकर मैं वापस जिम की तरफ चल दिया। पर मैं अच्छे से जानता था कि लुओ जिहोंग सिर्फ शुरुआत है, आगे ऐसे और भी आएंगे। मुझे बहुत जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। रात को मैंने अपने पापा को वीडियो कॉल किया। फोन उठते ही पापा पहले ही बोल पड़े, बेटा जो 20,000 रुपए तूने भेजे हैं वह हमें नहीं चाहिए। तेरी मम्मी अभी थोड़ी देर में वापस ट्रांसफर कर देगी। मैंने तुरंत सफाई दी, पापा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मम्मी कहाँ है? मम्मी तुरंत कैमरे के सामने आ गई और अपनी कचर कचर शुरू कर दी। बेटा क्या तूने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? जल्दी कर भाई, अब तू 25 का होने वाला है। अगर अब भी कोई नहीं मिली तो हम खुद तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देंगे। मैंने अपना गला साफ किया और एक ऐसा बम फोड़ा कि उनके होश उड़ गए। मम्मी मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है और मैं बहुत जल्द पापा बनने वाला हूँ। पापा के माथे पर बल आ गए। ये सब क्या तमाशा है? अब मेरे पास सब कुछ सच सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने 5 करोड़ वाली बात भी बता दी। पापा ने लंबी सांस ली और बोले, ये पैसा तुझे नहीं लेना चाहिए था, तू घर जमाई थोड़ी ही बन रहा है। मैंने बेबसी से कहा, पापा अगर मैं मना करता तो उन्हें मुझ पर और ज्यादा शक होता। वैसे भी उस अमीर फैमिली के लिए 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर पापा चुप हो गए, लेकिन तभी जो मम्मी अब तक शांत थीं, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। बेटा वह लड़की तो कोमा में है, अगर वह कभी होश में नहीं आई तो तुम्हारी इस शादी का क्या होगा? मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तलाक? अरे भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। मैंने तुरंत बात संभाली, मम्मी आजकल के जमाने में तो वैसे भी तलाक बहुत आम बात है। अगर मैं किसी और से भी शादी करता तो भी क्या गारंटी थी? मम्मी ने एक ठंडी सांस ली और फैसला सुनाया, ठीक है फिर मैं और तुम्हारे पापा कल ही ट्रेन से हाईचेंग आ रहे हैं। उस लड़की को भी देख लेंगे और समधी समधन से भी मिल लेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? वे दोनों मान गए क्योंकि आखिर मामला उनके अपने खून का था। लेकिन पापा को अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। बेटा हमारा अचानक वहां जाना क्या सही रहेगा? एक बार लड़की के पेरेंट्स से पूछ तो लेता। मैंने वीडियो कॉल काटा और सीधे लड़की के पिता यानी वैन जियानगुओ को फोन मिलाया। अंकल मेरे मम्मी पापा कल यहाँ आकर आपकी बेटी को देखना चाहते हैं। तो क्या हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल शाम को वैसे भी हमें साथ में डिनर करना है तो तुम अपने पेरेंट्स को भी साथ ले आना। हरी झंडी मिलते ही मैंने दोबारा पापा को फोन किया। पापा
अंकल ने बोल दिया है कि कल शाम को हम सब उनके घर पर ही डिनर करेंगे। फोन के उस पार से पापा की आवाज में थोड़ी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। सीधे उनके घर जाना सही रहेगा क्या? मैंने उन्हें संभलते हुए कहा। आप लोग पहले मेरे पास आ जाओ, उसे देख लो, फिर हम सब साथ में वहां चलेंगे। उधर मेरे मम्मी पापा इस बात को लेकर टेंशन में आ गए कि कहीं उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे अमीर समधियों के सामने इंप्रेशन खराब हो जाए और बात बिगड़ जाए। तभी पापा ने कुछ सोचकर एक बहुत गहरी बात कही, ज्यादा मत सोचो, वे लोग हमसे बहुत अलग हैं। अगर आगे चलकर तलाक भी हो जाए तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी। रात के सन्नाटे में अब मेरा गेम खेलने का टाइम आ चुका था। मैं उस लड़की के बेड के पास गया और जानबूझकर दोपहर की बात छेड़ दी। सुनो, आज दोपहर को वह लड़का तुमसे मिलने आया था, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब साफ था कि उस लड़के की उसकी लाइफ में कोई औकात नहीं थी। मैंने तुरंत टॉपिक चेंज किया। कल मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं, मेरी प्यारी बीवी। सिर्फ इतना ही नहीं, कल शाम को दोनों परिवारों की मीटिंग भी है। मैंने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, सोचो अगर हमारे पेरेंट्स की आपस में नहीं जमी और उन्होंने हमारा तलाक करवा दिया तो क्यों ना आज रात ही हम लोग कुछ क्लोज आ जाएं। तभी सिस्टम से आवाज आई, इमोशन पॉइंट्स +13 +18 +15 +10। उस लड़की की मेंटल एनर्जी को पूरी तरह खत्म होते देख मैं मन ही मन हंसने लगा। यह तो बहुत जल्दी ही परेशान हो जाती है। सच कहूं तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस तरह के मजे से ज्यादा मुझे अपनी पावर बढ़ाने में मजा आता था। मैंने अपना सिस्टम पैनल चेक किया। मेरे अकाउंट में 122 पॉइंट्स थे, लेकिन स्क्रीन पर लिखकर आया कि आज का लकी ड्रा खत्म हो चुका है, अब जो होगा कल ही होगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वह उसकी मम्मी थी। उन्होंने अंदर आकर मुझे अपनी बेटी के सामने किताब पढ़ते देखा तो मुस्कुराकर बोली, बेटा वह तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। उनकी आवाज में अपनी बेटी के लिए दर्द साफ दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि वह सुन सकती है। अगर हम कोशिश करते रहें तो वह एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। उन्होंने इस पर ज्यादा बहस नहीं की और सीधे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछने लगी। तुम्हारे मम्मी पापा कब तक आ रहे हैं? कल दोपहर 2 बजे के आसपास। मैं लंच करके सीधे स्टेशन चला जाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपनी कार ऑफर की, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन वह अड़ गई। नॉर्मल टैक्सी से मत जाना, कोई अच्छी वीआईपी कार बुक कर लेना और शाम को 5 बजे मैं खुद गाड़ी भेज दूंगी। मेरे जाने के बाद जब उसकी मम्मी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा तो वह हैरान रह गई। उसकी बेटी का चेहरा पहले से काफी साफ और अच्छा दिख रहा था। उन्होंने गौर से देखा। मशीनें तो सब नॉर्मल थीं, लेकिन चेहरे की चमक झूठी नहीं हो सकती थी। क्या ये दोनों के करीब आने का असर था? उनके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो बन चुके थे। पर उन्हें क्या पता कि ये कोई शारीरिक असर नहीं, बल्कि मेरे सिस्टम की वजह से उसकी मेंटल पावर रिकवर हो रही थी। पहले जहां मुझे सिर्फ 42 पॉइंट्स मिलते थे, अब वहीं 80 से ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे। फायदा तो बॉस साफ दिख रहा था। इसके बाद उसकी मम्मी ने घर की दोनों नौकरानियों को बुलाकर पूछताछ की, इन 2 दिनों में यहाँ कुछ हुआ क्या? नौकरानी ने बताया, मैम कल वह लड़का आया था और उसने सर से काफी देर बात की थी। मम्मी के चेहरे पर गुस्सा साफ था। उन्होंने फिर पूछा, कुछ और? सर ने हमसे मसाज करना सीखा था, पर हमें नहीं पता कि उन्होंने मैम पर ट्राई किया या नहीं। मम्मी ने तुरंत ऑर्डर दिया, वह उसका पति है, वह जो चाहे कर सकता है। आगे से जब भी वह कमरे में हो तुम दोनों अंदर मत जाना। फिर उन्होंने अपनी असली उलझन पूछी, क्या तुम्हें भी उसकी सेहत में कुछ सुधार दिख रहा है? दोनों नौकरानियों ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। मम्मी की आंखों में चमक आ गई कि चलो ये उनका वहम नहीं था। उधर मैं मॉल में शाम के फंक्शन के लिए गिफ्ट्स खरीद रहा था। मैंने अपने सिस्टम से पूछा, सिस्टम अभी कितने पॉइंट्स हैं? सर अभी आपके पास 288 पॉइंट्स हैं। कल रात से आज सुबह तक मैंने 2 बार पॉइंट्स बटोरे थे। अगर मैं 100 पॉइंट्स का रिस्क लूं तो क्या कोई बड़ा इनाम मिलने के चांस है? चांस 1% से भी कम है सर। मैंने हिसाब लगाया कि जब तक 1000 पॉइंट्स जमा नहीं हो जाते तब तक बड़ा रिस्क लेना बेकार है। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। मैंने सोचा, छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। मैंने सिस्टम से कहा, 100 पॉइंट्स का गेम खेलो 2 बार। तभी आवाज आई, बधाई हो, आपको मिली है कमाल की कुकिंग स्किल और आपकी बॉडी पावर 3 पॉइंट बढ़कर अब 16 हो गई है। पलक झपकते ही कुकिंग का सारा ज्ञान मेरे दिमाग में सेट हो गया और पूरी बॉडी में एक गजब की एनर्जी महसूस होने लगी। अब मेरी कुकिंग किसी बड़े शेफ जैसी हो चुकी थी और बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मैं अकेले ही 4-5 लोगों को आराम से धूल चटा सकता था। और सबसे बड़ी बात, अब अपनी बीवी के साथ गेम खेलने में मुझे कोई नहीं हरा सकता था। इसके बाद मैंने मॉल से करीब 20,000 रुपए के गिफ्ट्स खरीदे। भले ही उस अमीर फैमिली के सामने ये रकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये दामाद की तरफ से एक शगुन था जिसे मैंने अपनी खुद की पुरानी सेविंग्स से खरीदा था। उन 5 करोड़ रुपयों को मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। तभी जब मैं सामान लेकर बाहर निकल रहा था, पीछे से एक आवाज आई कि यू। मैंने मुड़कर देखा तो एक ठीक ठाक दिखने वाली लड़की मुझे बड़े अचरज से घूर रही थी। अरे कुंवर श्याओलान, कितने दिनों बाद मिली। वह मेरी कॉलेज की क्लासमेट थी। वह मेरे पास आई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किरण, तुम अचानक इतने हैंडसम कैसे हो गए? अब भाई, बॉडी पावर और वीआईपी मेंटल स्टेटस की वजह से मेरा लुक ही बदल चुका था। ऊपर से लाखों के कपड़े। कॉलेज के दिनों में जहां लोग मुझे एवरेज समझते थे, आज मेरा लुक किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। कॉलेज खत्म हुए 2 साल से ज्यादा हो गए
और इन 2 सालों में सब कितना बदल गए हैं। तुम अब हाईचेंग शहर में काम करती हो। उसने हाँ में सिर हिलाया और अचानक एक पुराने नाम का जिक्र किया। सोयू भी हाईचेंग में ही है। सोयू हमारे कॉलेज की वो खूबसूरत लड़ेज की जिसे सब पसंद करते थे। एक समय था जब मैंने भी उसके पीछे चक्कर काटे थे, लेकिन उसने मुझे गरीब कहकर लात मार दी थी। मैंने बिना किसी हाव भाव के कहा, वो हाईचेंग में है तो रहे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? गुओ श्याओलान के तो होश ही उड़ गए। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस हाथ हिलाया और वहां से चल दिया। लेकिन मेरे जाते ही गुओ श्याओलान ने तुरंत अपना फोन निकाला और सहेलियों के एक छोटे से ग्रुप चैट में टहलका मचा दिया। अरे लड्डकियों, गैस करो मुझे कौन मिला। क्यों यू आई यू? वो अब इतना हैंडसम हो गया है, बिल्कुल किसी फिल्मों वाले अमीर बॉस की तरह। उसने चुपके से ली हुई मेरी पीठ की एक फोटो भी ग्रुप में डाल दी। यह क्यों है? इसका तो पूरा स्टाइल ही बदल गया, सच में बहुत डैसिंग लग रहा है। तभी गुओ शियाओलान ने एक और बड्ढा बम फोड़ दा। क्यों कह रहा था कि उसकी शादी हो गई है। तुम में से किसी को पता है क्या? ग्रुप में एकदम सन्नाटा छा गया। अगले ही पल किसी ने सुयू को टैग किया। एड सुयू, क्या तुम्हें कुछ पता है? इसी बीच एक बड्डी सी ऑफिस बिल्डिंग में बैठी सुयू उस धुंधली फोटो को आंखें फाड़ कर देख रही थी। उसके मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। जब उसने कियू की शादी वाली बात पढ़ी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत मेरा व्हाट्सएप निकाला और मैसेज किया, कियू, गुओ शियाओलान से पता चला कि तुम हाईचेंग में हो। इसके तुरंत बाद एक और मैसेज आया, मैं भी हाईचेंग में हूँ, बहुत समय हो गया मिले हुए, चलो आज शाम को साथ में डिनर करते हैं। सुयू की बातों में वही पुराना घमंड और भरोसा था, जैसे मैं आज भी उसका वही पुराना आशिक हूँ जो उसके एक इशारे पर नाचने लगेगा। लेकिन जब मैंने फोन की स्क्रीन देखी तो मुझे सिर्फ हंसी आई। जब पहले मैं उसके पीछे भागता था तब मैं उसे गरीब लगता था। आज जब गुओ शियाओलान के मुंह से सुना कि मैं सूट बूट में टिप टॉप घूम रहा हूँ तो मैडम तुरंत चिपकने आ गई। कितनी मतलबी है। मैंने स्क्रीन पर उंगलियां चलाई और सीधे 4 शब्द लिख दिए, टाइम नहीं है नो। शाम को मुझे अपने मम्मी पापा को लेकर वैन परिवार के घर जाना था। अगर मेरे पास टाइम होता भी तो भी मैं इसके साथ कभी डिनर पर नहीं जाता। सोचा नहीं था कि उसका रिप्लाई तुरंत आएगा। क्यों? तो फिर कल मिलते हैं। मैंने फिर से टाइप किया, आजकल घर पर रहकर अपनी वाइफ के साथ समय बिताना है, टाइम नहीं मिलेगा। इसके बावजूद वो अपनी झूठी उम्मीदें पाले बैठी रही और एक और मैसेज भेज दिया, चलो ठीक है, जब भी टाइम मिले तब बताना। अभी भी इसे टाइम चाहिए। मैंने मन ही मन हंसते हुए उसे सीधा ब्लॉक किया और उसका नंबर डिलीट मार दिया। मैंने अपनी कोमा में सोई हुई बीवी के साथ कोर्ट मैरिज का पेपर साइन ही किया था कि मेरे पक्के दोस्त का फोन आ गया। भाई क्यों, तेरी शादी हो गई? क्या तूने सच में किसी लड़की का पेट बड्ढा कर दिया है? मुझे तो समझाने का मौका भी नहीं मिला। उसने सीधे निशाने पर तीर मार दिया था। इसके बाद मैंने देखा कि हमारे कॉलेज का ग्रुप पूरी तरह पागल हो चुका था। क्लास में सबसे पहले शादी करने वाला बंदा मैं ही था, इसलिए सब मुझे टैग करके मैसेज पर मैसेज भेज रहे थे। तभी मैंने ग्रुप में सबके सामने खुलकर अनाउंस कर दिया, आप सबका शुक्रिया, मेरी शादी सच में हो गई है, अभी बस कोर्ट मैरिज की है। लेकिन मैंने साफ कह दिया, मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं अभी उसके बारे में कुछ शेयर नहीं कर सकता। इस खबर से सबसे बड़ा झटका मेरी उसी मतलबी एक्स गर्लफ्रेंड सुयू को लगा। उसने मुझे डांटने के लिए तुरंत मैसेज भेजा, लेकिन स्क्रीन पर एक लाल रंग का सिंबल, कटाक्ष का निशान आ गया कि मैसेज नहीं गया। क्यू ने मुझे ब्लॉक कर दिया। सुयू का चेहरा गुस्से से नीला पीला हो गया। वो तो इस ताक में बैठी थी कि मैं कब उसके पैरों में गिरकर पैचअप की भीख मांगूंगा। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे। मैं भी देखती हूँ कि तुमने किससे शादी की है, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मैं घर पहुंचा और अपनी सासू माँ को साफ साफ बता दिया कि मेरी शादी की खबर दोस्तों में फैल चुकी है। मुझे लगा था वो गुस्सा होंगी, लेकिन वो तो बहुत खुश हुई। क्यों? तुमने खुद सबके सामने अपनी शादी की बात मानी और किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर नहीं चलाया। ये बहुत अच्छी बात है। बस मेरी बेटी वैन वान की इस हालत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैन वान के चेहरे की चमक को दिन पर दिन भरेता देखकर सासू माँ ने मुझे एक बड़ा दिलासा दिया, वैन वान जब होश में आएगी तो मैं तुम्हारी तरफ से उससे बात करूंगी। तुम दोनों का बच्चा भी है तो तुम लोग 1 साल तक साथ रहकर देख सकते हो। अगर बात नहीं बनी तो तलाक ले लेना। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि वैन वान 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका पेट और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उसे जल्दी से जल्दी होश में लाना ही होगा। तभी सासू माँ ने हल्के से खांसते हुए कहा, थोड़ा संभल कर, अपनी हरकतों पर थोड़ा काबू रखना, बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं तो एकदम अवाक रह गया। वो कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं इस कोमा में सोई हुई बीवी के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को जितना समझाता उतना ही मामला अजीब हो जाता। इसीलिए मैं बहाना बनाकर तुरंत ऊपर कमरे में भाग गया। कमरे में वैन वॉन चुपचाप लेटी थी। उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। मैं उसके पास गया और अपनी दिमागी ताकत, मेंटल पावर से उससे बात करने लगा, जो सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते थे। वैन वॉन, तुम्हारी मम्मी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। उन्हें लग रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और सुनो, मेरे मम्मी पापा भी ट्रेन से आ रहे हैं। अब होने वाली बहू को अपनी सास ससुर से मिलना ही होगा। इमोशन पॉइंट +10, इमोशन पॉइंट +13। उसकी दिमागी हलचल को
पढ़ता देखकर मुझे तसल्ली हुई। फिर मैंने उसके पास बैठकर उसे किताबें पढ़कर सुनाना शुरू किया, जब तक कि उसकी दिमागी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। लगभग 1 घंटे बाद मैं रेलवे स्टेशन पर अपने मम्मी पापा को लेने पहुंचा, लेकिन मुझे देखते ही उनका पहला डायलॉग था, बेटा तूने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली क्या? मैं हंसने लगा और बोला, अरे पापा, कपड़ों का कमाल है, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ना, ये 3-4 लाख रुपए के हैं, तो चमक तो आएगी ही। मम्मी पापा तो ये कीमत सुनकर ही सन्न रह गए। मैंने बात को और आगे बढ़ाया, मेरी सासू माँ ने तो महंगे कपड़ों की दुकान के मैनेजर को सीधे घर पर बुला लिया था और मेरे लिए 6 सूट चुनकर खरीदे, पूरे 20 लाख रुपए खर्च किए। अब तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इसके बाद मेरी बुक की हुई शानदार लग्जरी कैब टैक्सी सीधे आलीशान विला वाले इलाके में घुस गई। खिड़की से बाहर की बद्दी बद्दी आलीशान कोठियों और हरियाली को देखकर मम्मी पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। और जब गाड़ी वैन वॉन के बंगले के सामने रुकी तो वहां 4 नौकरानियां एक साथ बाहर आईं और सिर झुकाकर स्वागत करने लगी। यह देखकर मेरे मम्मी पापा बुरी तरह घबरा गए और उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। नमस्ते मालिक, नमस्ते मालकिन, ऐसा वीआईपी नजारा तो उन्होंने सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही देखा था। बंगले के अंदर आते ही मम्मी पापा फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, जैसे कोई कीमती चीज उनसे टूट न जाए। जैसे ही नौकरानियां वहां से गईं, मम्मी ने तुरंत मुझे डांटना शुरू किया, अरे नालायक, पैसे ज्यादा आ गए हैं क्या? इतनी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी करके आया है। मैंने हंसते हुए कहा, मम्मी ये सब सासू माँ के परिवार की इज्जत के लिए करना पड़ता है। फिर मैंने एक और जबरदस्त खबर सुनाई, पापा मम्मी आप लोग रिलैक्स रहो और इसे अपना ही घर समझो। काम करने वाली आंटी कह रही थी कि ये पूरा बंगला आगे चलकर मेरा ही होने वाला है। मम्मी पापा को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं उन्हें सीधे ऊपर के कमरे में वैन वॉन से मिलाने ले गया। जब उन्होंने बिस्तर पर लेटी उस लड़ डिचकी को देखा जो इतनी खूबसूरत थी कि यकीन ही ना हो, तो मम्मी के मुंह से अचानक निकला, बेटा वैन वॉन तो सच में परियों जैसी सुंदर है। आमतौर पर जो लड़कियां सुंदर होती हैं वो 7 रेटिंग की होती हैं, लेकिन वैन वॉन का रूप तो पूरे 9 रेटिंग का था। उनके इस हैरान चेहरे को देखकर मैंने शांत आवाज में कहा, अमीर लोगों के जीन्स अच्छे होते हैं इसलिए वो बदसूरत नहीं होते, लेकिन वैन वॉन जैसी खूबसूरती तो भगवान किसी किसी को ही देता है। पर किस्मत खराब थी, वो अब कोमा में है। आंखें खुली तो हैं पर वो कुछ देख नहीं सकती। मम्मी पापा की आंखों में उसके लिए तरस आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या उसकी यह बीमारी ठीक हो सकती है? मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन पूरे भरोसे के साथ कहा, दिमाग का मामला है, ठीक होने में समय लगता है, लेकिन उसकी तबीयत अब सुधर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द होश में आ जाएगी। ये कहते हुए मैंने वैन वॉन का हाथ थामा और अपनी दिमागी ताकत से उसे बताया, देखो मम्मी पापा आ गए हैं। इमोशन पॉइंट +7। मम्मी को अब होने वाले बच्चे की फिक्र सताने लगी, क्योंकि वैन वॉन 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर डिलीवरी के समय तक उसे होश नहीं आया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैन वॉन को हर हाल में अगले 3 महीनों के अंदर होश में आना ही होगा। ये सुनकर पापा ने गहरी सांस ली और उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। जो लड्डे की पिछले 6 महीने से कोमा में है, उसे 3 महीने में ठीक करना क्या इतना आसान है? लेकिन मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था। मम्मी पापा आप चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि वैन वॉन 3 महीने में बिल्कुल भली चंगी हो जाएगी। इसके बाद मैं मम्मी पापा को पूरा विला दिखाने ले गया। मैंने उन्हें बताया कि ये पूरा घर वैन वॉन ने खुद डिजाइन किया है, जिसमें मेरा बेडरूम, पढ़ाई का कमरा, स्टडी रूम, ऊपर योगा करने की जगह, म्यूजिक रूम और नीचे बेसमेंट में जिम और मिनी सिनेमा हॉल भी है। सब कुछ देखकर मम्मी अब खुद को रोक नहीं पाई और दबी आवाज में मुझसे पूछ ही लिया, बेटा इस चमचमाते बंगले की कीमत कितनी होगी? मैंने थोड़ा हिसाब लगाया तो समझ आया कि वो लोग कम से कम 3-4 करोड़ की आसामी है। यह नंबर सुनते ही मेरे मम्मी पापा एकदम सन्न रह गए। उनके लिए तो ये पैसा आसमान छूने जैसा था। तभी अचानक मेरे पापा ने जिम वाले कमरे का दरवाजा बंद किया और बहुत ही गंभीर होकर मुझसे बोले, बेटा हम और वो वैन परिवार वाले एक दुनिया के नहीं है। अगर तुम्हारी और वैन वान की शादी हो भी गई तो आगे चलकर तलाक होने के पूरे चांस हैं। इसके लिए तुम पहले से तैयार रहना। उनको इतना डरा हुआ और परेशान देखकर मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। मुझे उन्हें एक ऐसा भरोसा देना था जिससे वो मेरे सास ससुर के सामने अपना सिर ऊंचा रखकर बात कर सके। पापा मम्मी, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उनके देखते ही देखते वो सिक्का मेरी हथेली से हवा में ऊपर उठने लगा। वो सिक्का मेरे चारों तरफ हवा में तैर रहा था और घूम रहा था। मेरे मम्मी पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मैंने सिक्का वापस हाथ में लिया तब भी वो इसी सदमे में थे। पापा मम्मी, जैसा कि आपने देखा मेरे पास एक जादुई शक्ति आ चुकी है। मेरा दिमाग बहुत तेज है और मैं वन वैन की मदद कर सकता हूँ। मेरी मम्मी के चेहरे पर तुरंत टेंशन आ गई। कहीं कोई तुमको पकड़कर लैब का चूहा तो नहीं बना देगा? पापा ने भी घबराते हुए पूछा, इस बात का पता किसी और को तो नहीं है ना? मैंने अपना सिर हिलाया और पूरे यकीन के साथ कहा, आपके सिवा ये बात कोई नहीं जानता। मैं चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे वन वान को ठीक कर दूंगा। चाहे जो हो जाए
सबसे पहले मुझे उसे और बच्चे को सुरक्षित रखना है। ये सुनकर उन दोनों ने चैन की सांस ली। मैंने उन्हें आगे समझाते हुए कहा, इसलिए आप लोग हमारे फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए। अगर कभी तलाक हो भी गया तो अपनी इस ताकत के दम पर मैं बच्चे को अकेले भी बहुत अच्छे से पाल सकता हूँ। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और उनका डर गायब हो गया। बेटा, हम ये बात छुपा कर रखेंगे। जब तुम खुद इतने काबिल हो तो हमें कोई फिक्र नहीं है। मम्मी ने फिर मुझसे पूछा कि 1-1 को ठीक करने का कितना चांस है। मैंने अपनी उंगलियां उठाई। 70 से 80%। अब जाकर उन्हें पूरी तसल्ली हुई। लेकिन पापा फिर भी फिक्रमंद थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इस जादुई ताकत का इस्तेमाल फालतू में मत करना, कहीं सच में लैब का चूहा ना बनना पंडित जाए। मैंने हंसते हुए कहा, जब तक मैं पूरी तरह ताकतवर नहीं बन जाता मैं बहुत संभल कर चलूंगा। पापा, इस ताकत का एक और फायदा भी है। क्या फायदा? पापा ने एक्साइटेड होकर पूछा। मैंने बस 4 शब्द कहे, सब कुछ याद रहना। वो दोनों फिर से हैरान रह गए। सच में? मम्मी ने खुशी से पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बताया, अब मैं कोई भी किताब सिर्फ 15 मिनट में पढ़ सकता हूँ और उसे तुरंत समझ भी सकता हूँ। मैंने उन्हें खास तौर पर समझाया, अगर आगे चलकर कोई पूछे तो बस इतना कहना कि मैं बचपन से ही किताबें बहुत तेजी से पढ़ता था, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। अब वन परिवार के घर जाने का समय आ रहा था तो मम्मी पापा फिर से नर्वस होने लगे। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े देखकर सोच रहे थे कि क्या ये वहाँ के हिसाब से सही लगेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वो बिल्कुल बिंदास रहें। पापा, मम्मी, मेरी इस ताकत के रहते हमें वन परिवार के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा और 1-1 का साथ छूट भी गया तब भी हमारा परिवार आगे बहुत तरक्की करेगा। मम्मी ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा कि मैं हवा में ना उड़ दूं, अब बच्चा आने वाला है तो अच्छे से घर बसाओ। मुझे तो अच्छी तरह पता था कि मेरा जो सिस्टम है वो सिर्फ 1-1 के साथ ही जुड़ा है, मैं चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकता। शाम के ठीक 5 बजे एक लंबी रोल्स रॉयस कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। 1-1 के पापा वन जियांगुओ खुद वहां आए थे। समधी जी, समधन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वन जियांगुओ के कदम अंदर आने से पहले ही उनकी दमदार आवाज आ गई थी। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से मेरे पापा से हाथ मिलाया। मेरे पापा तुरंत माफी मांगने लगे कि हमारे बेटे की वजह से 1-1 की ये हालत हुई, लेकिन वन जियांगुओ ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा कि वो तो बस एक हादसा था और उम्मीद है कि इस हादसे से एक अच्छा रिश्ता शुरू होगा। सबके बैठने के बाद वन जियांगुओ ने सीधे मुद्दे की बात की। समधी जी, अब से कीयू ही इस घर का मालिक है। आगे जो भी हो, यह विला मकान हमेशा के लिए उसी का रहेगा। मेरे पापा ने जैसे ही सुना उन्होंने तुरंत मना करना शुरू कर दिया कि इतने करोड़ों का विला वो नहीं ले सकते, लेकिन वन जियांगुओ ने उन्हें टोकते हुए कहा, समधी जी, मेरी बात सुनिए, अगर शीकी हमारी बेटी को होश में ले आता है तो एक विला तो कुछ भी नहीं है, और अगर 1-1 ठीक नहीं भी हो पाती तब भी शीकी और बच्चे के पास रहने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। यह बात सुनकर पापा के पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचा। इसके बाद वन जियांगुओ ऊपर 1-1 को देखने गए। जब उन्होंने देखा कि 1-1 के चेहरे का रंग पहले से काफी बेहतर दिख रहा है तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने नीचे आकर मेरी पीठ थपथपाई। शीकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतने खुश हो जाएंगे। सिर्फ कुछ ही दिनों में 1-1 की हालत में इतना सुधार आ गया था, लेकिन मैंने तुरंत उन पर ठंडा पानी डालते हुए कहा, अंकल, चेहरा भले ही ठीक दिख रहा हो पर दिमाग की नसें और दिल की धड़कन का ग्राफ अभी भी पहले जैसा ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सुधार दिखना ही एक उम्मीद है। वन जियांगुओ ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और मुझे नीचे ले आए ताकि मेरे मम्मी पापा को इंतजार ना करना पड़े। जल्द ही हम सब रोल्स रॉयस में बैठ गए और 20 मिनट में वन परिवार के मुख्य बंगले पर पहुंच गए। ये बंगला 1-1 वाले बंगले से भी बहुत बड़ा था, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ, जिसके साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। 1-1 की मम्मी वांग गुइंग पहले से ही दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी थी। समधी जी, समधन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी बातचीत के बाद हम सब अंदर चले गए। यहाँ का इंटीरियर काफी पुराने जमाने का था, जो 1-1 के अपने विला जितना मॉडर्न और स्टाइलिश नहीं था। मेरे मम्मी पापा इस अरबपति परिवार के ठाट बाट देखकर थोड़े सहमे हुए थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं तो सिस्टम के सहारे चलने वाला खिलाड़ी था। वांग गुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, समधी जी, अभी तो इन दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, शादी का फंक्शन नहीं हुआ। हमारा सोचना है कि जब 1-1 को होश आ जाए और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लें तब धूमधाम से शादी करेंगे। आपका क्या ख्याल है? मम्मी ने तुरंत हामी भरी। हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तभी अचानक मैंने बीच में कहा, आंटी, क्या मैं 1-1 के कमरे में जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अब तुम उसके पति हो। वांग गुइंग ने तुरंत नौकरानी श्याओ यान को मुझे ऊपर ले जाने को कहा। कमरा पिछले 6 महीने से बंद था, पर वहाँ एक दिन का भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतना अच्छा कमरा होने के बाद भी 1-1 बाहर अकेले क्यों रहने गई थी। श्याओ यान ने तमीज से जवाब दिया, मैडम को शांति पसंद थी। सर और मैम के यहाँ बहुत सारे दोस्त आते जाते रहते थे, मैडम को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए कॉलेज खत्म होते ही वो बाहर शिफ्ट हो गई। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसे बाहर भेजकर खुद आधे घंटे तक उस कमरे में अकेला रहा। जब मैं नीचे आया तो खाना तैयार था। टेबल पर ड्रिंक्स का दौर चलने के बाद वन जियांगुओ का मूड अचानक गंभीर हो गया। शी की
कल तुम्हें हमारे कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलवाना है, पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। हाँ अंकल बताइए, वन जियानगुओ ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। बात सब जगह फैल चुकी है, इसलिए कल बहुत से लोग आएंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी आएंगे जिन्हें नहीं आना चाहिए, जैसे कि वन वान के दादाजी। मैं एकदम सन्न रह गया। वन जियानगुओ ने मेरे मम्मी पापा की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, समधी जी, यह बात आपको भी पता होनी चाहिए, मेरे पिताजी शी की और वन वान की इस शादी के सख्त खिलाफ हैं। ये सुनते ही मम्मी पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। वन जियानगुओ ने घर का असली सच सामने रखा। मेरे पापा लड़कों को ज्यादा मानते हैं। मेरे 2 बड़े भाई हैं और वो मेरे भाइयों के 3 बेटों को वन वान से ज्यादा अहमियत देते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद उन तीनों भतीजों के नाम कर दूं, ना कि वन वान या उसके होने वाले बच्चे के नाम। वांग गुइंग ने गुस्से में बात आगे बढ़ाई। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब हमारी अपनी बेटी है तो हम भतीजों को प्रॉपर्टी क्यों दें? वन वैन के साथ ये हादसा होने से पहले भी हमारे बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़े हुए थे। एक पल के लिए मेरा दिमाग घूम गया। ये तो असली खानदानी जंग थी। वन वान का वो मामूली सा गिरना और फिर कोमा में चले जाना, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? मुझे याद आया कि इस दुनिया में अजीब शक्तियों वाले लोग भी होते हैं। तो क्या किसी ने अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके यह सब किया था? और अगर उस रात मेरे और वन वान के बीच जो हुआ उसे याद करूं तो वो कोई इत्तेफाक नहीं था। शायद कोई वन वान का नाम खराब करना चाहता था। अब समझ आया कि उस रात वन वान की हालत सिर्फ शराब की वजह से वैसी नहीं थी। अगर वो बात बाहर आ जाती तो कंपनी की कमान संभालने के उसके रास्ते में ये बहुत बड़ा दाग बन जाता। लेकिन वन जियानगुओ ने बात का बतंगड़ नहीं बनाया, बल्कि चुपचाप मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब उनका वो प्लान फेल हो गया तो शायद दुश्मनों ने ये दूसरा घटिया प्लान बनाया, जिससे वन वान इस हालत में पहुंच गई। वन जियानगुओ ने हमें शांत देखकर पूछा, समधी जी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पापा ने सिर हिलाया। समझ तो गया, पर एक बात समझ नहीं आई। जब आपके पिताजी को लड़कों से इतना लगाव था तो आप लोगों ने दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी वेन जियानगुओ ने एक लंबी सांस ली और एक और बड़ा धमाका किया। सोचा तो था, लेकिन बच्चा नहीं हो सका। चेकअप की रिपोर्ट में मेरी बॉडी में ही प्रॉब्लम निकली। मेरी आंखें तुरंत छोटी हो गईं। दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, क्या वेन जियानगुओ की बॉडी की प्रॉब्लम भी किसी की चाल हो सकती है? अगर ऐसा है तो ये खेल बहुत गहरा है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अभी बोलना मतलब खुद आफत को दावत देना और उनके परिवार में फूट डालना होता। उसी वक्त वांग गुइंग ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में टेंशन साफ थी। छोटे छी कि कल कुछ लोग बहुत बदतमीजी से पेश आ सकते हैं, शायद तुम्हें कुछ बातें सुननी पड़ जाए। मैंने तुरंत अपनी बात रखी। वांग आंटी, मैं समझता हूँ बद्धे बुजुर्ग कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरी उम्र के किसी ने कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। वेन जियानगुओ ने फौरन बात लपकी। हाँ, हम उम्र लोगों को तुम जमकर सुनाना, और अगर बड्ढे भी हद पार करें तो तुम पलटकर जवाब दे सकते हो। बस मेरे पापा के सामने उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने भरोसा दिलाया। वैन अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। वैन दादाजी 80 साल के हैं, मैं उनसे बिल्कुल नहीं बहस करूंगा। तब जाकर वैन जियानगुओ ने सिर हिलाया और मेरे साथ जाम टकराया। फिर उन्होंने आगे समझाया, अगर कल कोई पूछे तो कहना कि तुम और वैन वॉन एक दूसरे से प्यार करते थे। सब इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए तुम दोनों छुप छुप कर मिलते थे, और यह बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी है। वांग गुइंग ने भी सुर में सुर मिलाया। हम दुनिया को यही बताएंगे कि ये शादी वैन वैन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हो रही है। उन्होंने मुझे खास तौर पर टोकते हुए कहा, आज कम पीना, कल कोई तुम्हें जानबूझकर ज्यादा पिलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसी एक बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे अचानक अपनी एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। मेरी शराब पचाने की ताकत अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। कंपनी की एनुअल पार्टी वाली रात जितनी शराब मैंने पी थी वह मुझे बेहोश करने के लिए काफी नहीं थी। अगर वैन जियानगुओ को मेरी आज की कैपेसिटी का पता चल गया तो वह क्या सोचेंगे? वह पक्का शक करेंगे कि उस रात मैं नाटक कर रहा था। मैं अभी मन ही मन घबरा ही रहा था कि वैन जियानगुओ ने अचानक मेरे पापा के गिलास में शराब डाली। जी, छोटा चीज ज्यादा नहीं पी सकता, मैं आपके साथ पीता हूँ। मेरे पापा ने तुरंत हाथ हिलाया। मेरी कैपेसिटी नॉर्मल है, बस इतनी काफी है। पीने की कैपेसिटी। वैन जियानगुओ अचानक रुक गए। उनकी तेज आंखें तुरंत मेरी तरफ घूमी। सत्यानाश! उन्हें एहसास हो गया। मेरी कमाल की मेंटल पावर ने तुरंत भांप लिया कि वैन जियानगुओ के देखने का अंदाज बदल चुका है। हालांकि उन्होंने ऊपर से कुछ जाहिर नहीं होने दिया और नॉर्मल होकर खाना खाते रहे, लेकिन मेरी एस क्लास एस ग्रेड मेंटल पावर उनके दिल की खलबली को साफ महसूस कर पा रही थी। आखिरकार डिनर खत्म हुआ। वैन जियानगुओ ने अचानक मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, छोटे ची, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। वह मुझे अंडरग्राउंड गैराज में ले गए। वहाँ का टेम्परेचर और नमी बिल्कुल परफेक्ट सेट थी और वहाँ एक से बढ़कर एक दर्जनों सुपर कार्स खड़ी थी। छोटे ची, जो भी कार पसंद आए ले जाओ। वह मुस्कुरा तो रहे थे, पर मैं देख सकता था कि वह अंदर से खुश नहीं है। इसलिए मैंने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, वैन अंकल, क्या आप एबनॉर्मल पावर
इंसानी ताकत से ऊपर की शक्ति वाले लोगों के बारे में जानते हैं? वैन जिनगुओ हैरान रह गए। मुझे थोड़ा बहुत पता है। क्या तुम्हें टांग यिन ने बताया? मैंने सिर हिलाया और सीधा पॉइंट पर आया। वैन अंकल, खाना खाते समय आपने कुछ सोचा था ना? उनकी आंखें तुरंत छोटी हो गईं। अब उन्होंने छुपाना बंद कर दिया। हाँ, मैंने सोचा था। तुम्हारी शराब पचाने की ताकत बहुत जबरदस्त है। वैन वॉन की कंपनी वाली पार्टी में तुमने काफी पी थी, लेकिन तुम पूरे होश में रहे होगे। मैंने मजाक के अंदाज में कहा, वैन अंकल, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होती तो क्या आप उस सिचुएशन में जानबूझकर एक्टिंग नहीं करते? वैन जियनगुओ के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने हल्का सा खांसते हुए मजाक बंद किया। वैन अंकल, मैं उस रात सच में होश खो बैठा था, लेकिन उनके माथे पर शिकन थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। छोटे ची, मुझे एक सही वजह चाहिए। ये मत कहना कि अचानक तुम्हारी कैपेसिटी रातों रात बरस गई। मैंने उन्हें सीरियस होकर देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वैन अंकल, आपने बिल्कुल सही गेस किया। मेरी कैपेसिटी सच में अचानक बढ़ी है। वैन जियनगुओ का मुंह खुला का खुला रह गया। वह मेरी बात सुनकर हैरान थे। मैंने तुरंत अगला सवाल दागा। आपको मेरा पहला सवाल याद है? आपने पूछा था कि क्या मैं स्पेशल पावर वाले लोगों को जानता हूँ? वैन अंकल, मैं खुद एक स्पेशल पावर वाला इंसान हूँ। मैं हंसा। वैन अंकल, दुनिया सच में अजीब है। वैन वॉन से शादी तय होने के बाद मुझे यह अनोखी पावर मिली और इसी वजह से मेरी शराब पचाने की ताकत भी बढ़ गई। वह मुझे एकटक देखते रहे। क्या तुम मुझे इसका कोई सबूत दिखा सकते हो? अगले ही पल उनकी नजरों के सामने मेरी जेब से मेरा फोन अपने आप हवा में ऊपर उठ गया। वैन जियनगुओ वहीं हैरान खड़े रह गए और फोन को अपने चारों तरफ हवा में घूमते देखते रहे। तब मैंने कहा, वैन अंकल, मैं अपनी ईमानदारी की कसम खाकर कहता हूँ कि उस रात मैं सच में होश में नहीं था। ये पावर मुझे अभी हाल ही में मिली है। आखिरकार उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये पावर पहले होती तो तुम कब के अमीर बन चुके होते। मैंने तुरंत दूसरा बड़ा धमाका किया। वैन अंकल, वैन वॉन की तबीयत में जो सुधार दिख रहा है वह इसलिए है क्योंकि मैं रोज अपनी मेंटल पावर से उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। वैन जियनगुओ की आंखें चमक उठी। उन्होंने एक्साइटेड होकर मेरा कंधा पकड़ा। क्या तुम सच में वैन वॉन से बात कर सकते हो? मैंने हामी भरी। अभी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी मेंटल पावर उसके दिमाग को एक्टिव कर रही है और वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और राहत महसूस की। बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम दोनों की शादी कराने का फैसला बिल्कुल सही था। मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी शर्त रखी। वैन अंकल, इस बात को सीक्रेट रखिएगा। मैं अभी सबके सामने नहीं आना चाहता। उन्होंने तुरंत प्रॉमिस किया, लेकिन उनका चेहरा सीरियस हो गया। छोटे ची, जब तुम खुद एक स्पेशल पावर वाले इंसान हो तो तुम्हें क्या लगता है वैन वॉन का सीढ़ियों से गिरना क्या किसी और पावरफुल इंसान की साजिश हो सकती है? मैंने भारी आवाज में कहा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। एक ताकतवर इंसान के लिए चुपके से ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैन जियनगुओ की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। उन्होंने मेरे कंधे को कसकर पकड़ा। छोटे ची, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, जब तुम और ताकतवर बन जाओ तो उस असली गुनहगार को सामने लेकर आना। मैंने मजबूती से सिर हिलाया। वैन अंकल, भरोसा रखिए, आपके बिना कहे भी वैन वान के लिए मैं ये सच पता लगा कर रहूंगा, वरना अगर वो होश में आ भी गई तो वो लोग फिर से हमला कर सकते हैं। वैन जियनगुओ का चेहरा बदला और उन्होंने टॉपिक चेंज किया। अब इस बारे में बात नहीं करते। इन कारों में से तुम्हें जो भी पसंद हो वो तुम्हारी हुई। मेरी नजरें उन महंगी गाड़ियों पर घूमी और आखिर में एक पोर्श 918 पोर्श 928 पर जाकर टिक गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैन अंकल, अगर आपका दिल बद्दा हो तो मैं यह वाली चुनूंगा। लेकिन वैन जियनगुओ के माथे पर बल आ गए। छोटे ची, ऐसी सुपरकार को संभालना आसान नहीं होता। तुम अभी नए ड्राइवर हो, क्या तुम इसे चला पाओगे? मैं हंसा। वैन अंकल, पहले शायद नहीं चला पाता, लेकिन अब मेरी मेंटल पावर आम लोगों से बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा हाथ साफ करते ही मैं इसे आराम से चला लूंगा। वैन जियनगुओ ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, फिर ये कार तुम्हारी हुई। आधे घंटे बाद मैं घर पहुंचा। गैराज में एकदम चमचमाती हुई पोर्श 918 खड़ी थी। मेरे पापा ची हाय कई हाय इस कार को देखकर अपनी आंखें फटी की फटी रह गए। बेटा, ये कार तो बहुत महंगी होगी ना? मैंने एकदम शांत रहकर कहा। आते हुए रास्ते में चेक किया था, लगभग 16 मिलियन की है। वैन अंकल के कलेक्शन के हिसाब से ये मीडियम बजट की कार है। वैसे पापा, वैन अंकल को मेरी मेंटल पावर के बारे में पता चल गया है। मुझे लगा था पापा गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने सीरियस होकर कहा, वे लोग अच्छे इंसान हैं, उनसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके अलावा किसी और को इस बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया और सीधे ऊपर वैन वॉन के कमरे की तरफ भागा। वह चुपचाप सोई हुई थी, बिल्कुल किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने दिमाग से एक मैसेज उसकी तरफ भेजा। वैन वॉन, मैं तुम्हारे कमरे में गया था और तुम्हारे प्यारे से बेड पर थोड़ी देर लेटा भी था। अगले ही पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, इमोशनल पॉइंट +15। मैंने मन ही मन एक शैतानी मुस्कान के साथ फिर से मैसेज भेजा, बस तुम्हारे बेड पर ही तो लेटा था, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? बेड तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ सो भी चुका हूँ। वैन वन, आज मैंने शराब पी रखी है, इसलिए तुम्हें किस नहीं करूंगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा मसाज कर देता हूँ। जैसे ही मेरे हाथों ने उसकी बॉडी पर हल्के से मसाज करना शुरू किया, मेरे दिमाग में सिस्टम के नोटिफिकेशन लगातार बजने लगे। इमोशनल पॉइंट +14, इमोशनल पॉइंट +17, इमोशनल पॉइंट +12।